नमस्कार। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज के व्याख्यान में देखेंगे कक्षा 11 के लिए विषय रसायन विज्ञान प्रकरण द्रव्य की अवस्थाएं का भाग 3। आइए आज के व्याख्यान को प्रारंभ करने के पूर्व देखते हैं चर्चा के बिंदु। आज के व्याख्यान में समझेंगे गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति, गैस का अणुगतिक सिद्धांत, आदर्श व्यवहार से विचलन, आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण, वान डेर वाल समीकरण, वान डेर वाल गैस समीकरण की सहायता से वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या। आइए आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति। गैस के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। गति करते समय आपस में और पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं। इससे अणु की गति और ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। किसी भी क्षण सभी अणुओं की गति ऊर्जा एक समान नहीं होती है। हम अणुओं की गति का केवल औसत मान ही ज्ञात कर सकते हैं। हम अणुओं की गति का केवल औसत मान ही ज्ञात कर सकते हैं। यदि नमूने सैंपल में n अणु हों जिनकी गतियां u1, u2, u3, un हो तो अणुओं की औसत गति का परिकलन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो यह हो गया औसत गति u एवरेज, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट un स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये हमने प्राप्त किया औसत गति। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने प्रदर्शित किया कि गतियों का वास्तविक वितरण गैस के आणविक द्रव्यमान तथा ताप पर निर्भर करता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, अति संभाव्य गति मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी औसत गति, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा ग्राफ में। ग्राफ से पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति वाले अणुओं की संख्या कम होती है। जैसा कि ग्राफ में आप देख रहे हैं, अधिक स्पीड वाले, अधिक गति वाले अणुओं की संख्या कम गति वाले अणुओं की संख्या कम होती है अन्य गति के तुलना अणुओं की में। तो आपने देखा शीर्ष बिंदु पर गति मोस्ट प्रोबेबल अति संभाव्य गति दिखी आपको यहां पे। उच्च ताप पर गति वितरण वक्र चौड़ा होता है। समान ताप पर अधिक द्रव्यमान वाले अणुओं की गति हल्के द्रव्यमान वाले अणुओं की गति की तुलना में धीमी होगी। जरा टेम्परेचर वेरिएशन देख लेते हैं। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया T2 इज ग्रेटर देन T1, ग्राफ में दिख रहा होगा। आपने तापमान बढ़ा दिया तो आप देखेंगे कि गति वितरण वक्र की चौड़ाई बढ़ गई। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ग्राफ फ्लैट होता जाएगा और वक्र चौड़ा होता जाएगा। ये आपने देखा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वितरण। ग्राफ से पता चलता है कि बहुत अधिक और बहुत कम गति वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। पहले भी दिखाया आपको ग्राफ में मैंने।
शीर्ष बिंदु पर गति मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अति संभाव्य गति। उच्च ताप पर गति वक्र चौड़ा होता, मैंने बताया जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वक्र चौड़ा होता जाएगा, कर्व ग्राफ फ्लैट होता जाएगा। समान ताप पर अधिक द्रव्यमान वाले अणुओं की गति हल्के अणुओं की तुलना में कम होती है। उदाहरण में देखते हैं, समान ताप पर हल्के नाइट्रोजन अणु भारी क्लोरीन अणुओं से तेज गति करते हैं। जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन के लिए ग्राफ यह है और यह क्लोरीन के लिए ग्राफ है। क्लोरीन में आप देखेंगे क्लोरीन के अणुओं की गति, आपने ग्राफ में आणविक गति और अणुओं की संख्या को प्रदर्शित किया है। आप देखेंगे नाइट्रोजन के अणुओं की गति क्लोरीन के अणुओं की गति की तुलना में अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरीन की तुलना में हल्का अणु होता है। आपने देखा नाइट्रोजन अणु तथा क्लोरीन अणुओं के गतियों का वितरण। हम जानते हैं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा को निम्नलिखित व्यंजक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mu स्क्वायर। इसलिए यदि हम गैस के कण की सीधी रेखा में चलने पर औसत स्थानांतरण ऊर्जा हाफ mu स्क्वायर बार जानना चाहें तो हमें सभी अणुओं की गतियों के वर्ग के औसत, जिसे u स्क्वायर बार से प्रदर्शित करते हैं, की आवश्यकता होगी। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यह समीकरण हो गया। इस समीकरण की सहायता से हम ज्ञात करेंगे u स्क्वायर बार बराबर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट un स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो आपने अणुओं की गतियों के वर्ग के औसत को निकाल लिया। अब समझते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, औसत गति और अति संभाव्य गतियों में होने वाले संबंध को। वर्ग माध्य मूल वेग अधिक होता है औसत गति से और अति संभाव्य गति से। आंकिक प्रश्न हल करने के लिए URMS बराबर √3RT बटे m, U एवरेज बराबर √3RT बटे पाई m तथा U MP बराबर √2RT बटे m। तो बच्चों इन तीन समीकरण की सहायता से आप आंकिक प्रश्न हल करके URMS, UAB तथा UMP ज्ञात कर सकते हैं। इन अलग अलग गतियों में जो क्रम है वो क्रम हो गया RAM। वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड तथा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे अधिक होगा R देन A देन M। यह हो गया गतियों के घटने का क्रम। तीनों गतियों का अनुपात निम्नलिखित होता है। UMP, UAB, URMS का जो संबंध होगा एक संबंध है 1.28, संबंध है 1.24। तो बच्चों आपने देखा UMP, UAB, URMS। आइए अब समझते हैं गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। वह सिद्धांत जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत गैसों के सूक्ष्मदर्शी प्रतिरूप है। इस मॉडल को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहला बिंदु, गैस अधिक संख्या में समरूप कणों, परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, सामान्य ताप दाब पर गैस के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है।
गैस के कण लगातार गतिक अवस्था में रहते हैं। गैस के कण प्रत्येक संभव दिशा में सीधी रेखा में गमन करते हैं। गैस के अणुओं के मध्य संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। किसी भी समय गैस के विभिन्न कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। सातवां, यदि एक अणु में विभिन्न विभिन्न वेग होंगे तो उसकी विभिन्न विभिन्न गतिज ऊर्जाएं भी होंगी। तो आपने देखा अणुगतिक सिद्धांत। आइए आप समझते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन। गैसों का सैद्धांतिक प्रतिरूप प्रायोगिक अवलोकनों के संगत है। PV = nRT का संबंध कब तक गैसों के ताप दाब आयतन के मध्य संबंध को बनाए रखता है, इस तथ्य का पता हम निम्न आरेख द्वारा जान सकते हैं। आदर्श गैस तथा वास्तविक गैसों के लिए PV तथा P के मध्य आरेख। PV तथा P के मध्य आरेख। यह आसानी से देखा जा सकता है कि स्थिर ताप पर वास्तविक गैसों के लिए PV तथा P के मध्य आरेख में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, जैसा कि दिख रहा है। आदर्श गैस सीधी रेखा, परंतु वास्तविक गैसों के लिए सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें आदर्श व्यवहार से स्पष्ट विचलन दिखाई देता है। यह हो गया आदर्श व्यवहार तथा ये नीचे की लाइनें और ऊपर की लाइनें स्पष्ट विचलन को प्रदर्शित करती हैं। अतः प्रेक्षित होता है कि वास्तविक गैस बायल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा अवोगाद्रो के नियम का पूर्ण पालन सभी स्थितियों में नहीं करती है। तो आपने देखा आदर्श गैस तथा वास्तविक गैसों के लिए PV तथा P के मध्य आरेख। अब देखते हैं दाब तथा आयतन के मध्य आरेख। दाब तथा आयतन के मध्य आरेख। जब दाब आयतन आरेख खींचा जाता है तब आदर्श व्यवहार से विचलन आभासी हो जाता है। उच्च दाब पर मापित आयतन परिकलित आयतन से अधिक होता है। उच्च दाब पे आप देखें मापित आयतन परिकलित आयतन से अधिक हो जाता है, परंतु निम्न दाब पर मापित तथा परिकलित आयतन एक दूसरे के समीप होते हैं, जैसा कि आपको आरेख में दिख रहा होगा। निम्न दाब पर और ये उच्च दाब की स्थिति है। वास्तविक गैसें सभी परिस्थितियों में बायल, चार्ल्स तथा अवोगाद्रो के नियम का पूर्ण पालन नहीं करती हैं। इन सभी बातों के साथ अब दो प्रश्न उभरते हैं। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों दर्शाती है? दूसरा, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो गैस को आदर्शत्व से विचलित करती हैं? गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की अवधारणा पर पुनः विचार करें तो इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अतः अणुगतिक सिद्धांत की अवधारणा पर पुनः विचार करना होगा। हम पाते हैं कि अणुगतिक सिद्धांत की दो कल्पनाएं सही नहीं हैं। पहला, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ऐसा अणुगतिक सिद्धांत में बताया गया, जो सत्य प्रतीत नहीं होती है। गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। यह भी अणुगतिक सिद्धांत का एक बिंदु था, यह भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। अतः हमने देखा कि दो कल्पनाएं अणुगतिक सिद्धांत की सही नहीं है। वास्तविक गैसों के आदर्श गैसों से होने वाले विचलन को संपीड्यता कारक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। Z बराबर PV/nRT। आदर्श गैस के लिए PV = nRT। Z बराबर PV/nRT। PV बराबर nRT होता है, अतः
Pb के स्थान पर nRT रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा nRT बटे nRT, अतः अंततः प्राप्त होगा 1। तो आपने देखा Z बराबर 1। ये स्थिति हो जाती है आदर्श गैस के लिए Z बराबर 1। परंतु वास्तविक गैसों के लिए Pb इज नॉट इक्वल टू nRT, अतः Z का मान इकाई नहीं होगा, इसका मान इकाई मान से कम या अधिक होगा। Z नॉट इक्वल टू 1 वास्तविक गैसों के लिए या तो Z का मान 1 से अधिक होगा या तो Z का मान 1 से कम होगा। धनात्मक विचलन के लिए Z ग्रेटर देन 1, Z का मान 1 से अधिक होगा, परंतु ऋणात्मक विचलन के लिए Z लेस देन 1, Z का मान 1 से कम होगा। तो आपने देखा वास्तविक गैसों में दो कंडीशन बन रहे हैं, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन, जिनका आधार है Z का मान। आइए समझते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण अत्यधिक कम ताप और अधिक दाब पर अणुक गतिक सिद्धांत के निम्नलिखित नियमों का पालन नहीं होता है। गैस अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य माना गया था अणुक गतिक सिद्धांत में, परंतु यह सत्य नहीं है। गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तथा यह स्वतंत्र होकर गति करते हैं, ऐसा अणु गतिक सिद्धांत में बताया गया। तथा वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलन इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। आकर्षण बल अणुओं को पास पास लाने का प्रयास करते हैं तथा प्रतिकर्षण बल अणुओं को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करते हैं। उच्च दाब पर गैस के अणु पूर्ण प्रतिघात के साथ पात की दीवार से नहीं टकराते हैं। तो आपने देखा आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण। तथा वास्तविक गैस के द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श गैस के दाब से कम होता है। वास्तविक गैस के द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श गैस के दाब से कम होता है, जिस कारण से दाब संशोधन हुआ। एक पात्र में आपने गैस ले रखा है, गैस के अणुओं में कोई आकर्षण बल नहीं है। उस स्थिति में जो गैस के अणुओं जो दाब लगेगा उसे बोलेंगे P आदर्श। परंतु यदि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, तब गैस के अणुओं द्वारा लगा हुआ दाब कहलाएगा वास्तविक दाब। इन दोनों स्थितियों में आप देख सकते हैं वास्तविक गैस में अणु एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अतः अणु द्वारा लगाया गया दाब आदर्श स्थिति में अणु द्वारा लगाए गए दाब से कम होगा। वास्तविक गैस द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श गैस के दाब से कम होता है, अतः P आदर्श बराबर P वास्तविक दाब धन AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं संशोधित पद, जहां A एक स्थिरांक है। आपने देखा दाब संशोधन। इसी क्रम में देखते हैं आयतन संशोधन। ये पात्र है, इस पात्र में आप देख लें आपने लगा अणु हैं गैस के, इन अणुओं को आपने एक जगह एकत्रित कर दिया। तो जैसा बताया गया अणुगतिक सिद्धांत में अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, परंतु वह सत्य नहीं है। 1 मोल गैस के लिए संशोधित प्रभावी आयतन V माइनस B होगा। N मोल गैसों के लिए संशोधित प्रभावी आयतन V माइनस NB होगा। यह हो गया आयतन में संशोधन। दाब संशोधन तथा आयतन संशोधन की सहायता से हम प्राप्त करेंगे वॉन डर वाल गैस समीकरण।
संशोधित आयतन तथा संशोधित दाब के लिए व्यंजकों की उत्पत्ति की सहायता से एक नए समीकरण की व्युत्पत्ति होती है जिसे वॉन्डर्स वाल समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में आप देख सकते हैं P प्लस an स्क्वायर बटे v स्क्वायर गुणे v माइनस एन बी बराबर nRT n मोल गैस के लिए तथा P प्लस a बटे v स्क्वायर गुणे v माइनस बी बराबर RT 1 मोल गैस के लिए, जहां a तथा b वांडर वाल स्थिरांक है जिनका मान गैस के चारित्रिक गुण पर निर्भर करता है तथा a का मान गैस के अणुओं में अंतरा आणुक आकर्षण बल का परिमाण है जो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों आपने देखा वांडर वाल समीकरण तथा उनके स्थिरांक a और b। आइए अब समझते हैं वांडर्स वाल गैस समीकरण की सहायता से वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या। निम्न दाब पर आयतन बहुत अधिक होता है, लो प्रेशर पर वॉल्यूम बहुत अधिक होगा, आयतन बहुत अधिक होगा, अतः आयतन के बढ़ने के कारण a बटे v स्क्वायर का मान बहुत ही कम या नगण्य हो जाएगा। इसी प्रकार से b का भी मान अधिक आयतन की तुलना में नगण्य हो जाएगा। अतः वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस a अपान v स्क्वायर गुणे v माइनस b बराबर RT में a अपान v स्क्वायर तथा b को नगण्य मानने पर प्राप्त होगा PV बराबर RT। अतः निम्न दाब पर हमारा वास्तविक गैस भी आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगा, जैसा कि आप ग्राफ में दे सकते हैं। लो प्रेशर जोन निम्न दाब क्षेत्र पर हमारा गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार से मध्यम दाब पर समझते हैं, मध्यम दाब पर आयतन घट जाता है तथा a अपान v स्क्वायर का मान बढ़ जाता है, अतः वह नगण्य नहीं होगा। आयतन v की तुलना में b नगण्य है, अतः वांडर वाल समीकरण को हम लिख सकते हैं P प्लस a अपान v स्क्वायर गुणे v बराबर RT। हल करने पे प्राप्त होगा PV प्लस a अपान v बराबर RT। अंततः RT से भाग दे दिया तो प्राप्त हुआ PV बटे RT, a अपान RT भी बराबर 1 और हमें प्राप्त हुआ Z बराबर 1 माइनस a बटे RT भी। यहाँ Z का मान 1 से कम हो गया, यहाँ Z का मान 1 से कम हो गया। अतः मध्यम दाब पर वास्तविक गैस ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मध्यम दाब पर गैस ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है और निम्न दाब पर आपने देखा कि आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रहा था। निम्न दाब मध्यम दाब को समझने के बाद आइए देखते हैं अधिक दाब पर वास्तविक गैसों का व्यवहार। अधिक दाब पर आयतन भी अत्यंत कम हो जाता है, इसलिए B को नगण्य नहीं किया जा सकता। चूंकि आयतन अधिक है इसलिए a अपान v स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। अतः a अपान v स्क्वायर को नगण्य करने पर वांडर वाल समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं P गुणे v माइनस b बराबर RT। हल करने पे प्राप्त हुआ PV माइनस PV बराबर RT। RT से सभी में आपने भाग दे दिया तो प्राप्त हुआ PV बटे RT बराबर RT बटे RT धन PV बटे RT। अतः हल करने के उपरांत प्राप्त हुआ Z बराबर 1 प्लस PV बटे RT। अधिक दाब पर Z का मान 1 से अधिक हो गया। Z के मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि अधिक दाब पर वास्तविक गैस धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, निम्न दाब पर आदर्श व्यवहार, मध्यम दाब पर ऋणात्मक
विचलन, अत्यधिक दाब पर ये जो व्यवहार दिख रहे हैं इन्हें कहेंगे धनात्मक विचलन। तो बच्चों आपने देखा निम्न दाब पर वास्तविक गैसों का व्यवहार, मध्यम दाब पर वास्तविक गैसों का व्यवहार, अधिक दाब पर वास्तविक गैसों का व्यवहार। इसी क्रम में अधिक ताप पर समझते हैं। अधिक ताप पर A/V² तथा B का मान नगण्य होता है, अतः वान डेर वाल गैस समीकरण परिवर्तित हो जाएगा। A/V² तथा B को नगण्य करने पर PV बराबर RT, अतः प्राप्त हुआ PV/RT बराबर 1। PV/RT मान Z हो गया, अतः Z का मान 1 हो गया। ये Z के मान के आधार पर यह प्रतीत होता है अधिक ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेंगी। तो बच्चों आज का व्याख्यान समाप्त करने के पूर्व देख लेते हैं व्याख्यान आधारित गृहकार। आज के व्याख्यान आधारित गृहकार में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आज के व्याख्यान को देखने के बाद आप ये गृहकार आसानी से कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देता हूं। धन्यवाद।